आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये तीसरा अध्याय आज का होने वाला है, जो है राज्य आय। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड चैप्टर, राज्य आय। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट छत्तीसगढ़ के सभी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आइए, हमारे द्वारा एक निःशुल्क बैच अनाउंस किया जा रहा है जिसका नाम है निःशुल्क गाइडेंस बैच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये निःशुल्क गाइडेंस बैच आपको कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज भी सुन लीजिए। ये जो निःशुल्क गाइडेंस बैच है, आपको आपकी एग्जाम में तैयारी के लिए जो भी गाइडेंस की जरूरत होती है उसके लिए बनाया जा रहा है। इसमें कुछ फ्री स्टडी मटेरियल्स, फ्री स्टडी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है किसी भी एग्जाम के लिए, गाइडेंस, वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गाइडेंस मतलब इस तरीके से कि वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, कहां से आपको पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मतलब आप देखें विगत मतलब 2 वर्षों में जो एग्जाम का पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, थोड़ा डेप्थ में जो गया है, उस पर पूरा एनालिसिस करके आपको इसमें गाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखकर बताया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस सोर्स से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कुछ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इस तरीके से गाइड किया जाएगा आपको। फ्री स्टडी मटेरियल वीडियोस भी दिए जाएंगे, ठीक है। और ये आप इससे जुड़ सकते हैं हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। ध्यान रखें, जिन्होंने भी अभी तक आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लो। बेसिक फोन नंबर रजिस्ट्रेशन है, उसमें नीचे बहुत सारा सेक्शन होता है, बैचेस वाले सेक्शन में जाइएगा और बैचेस वाले सेक्शन में ये बैच आपको दिखाई देगा, निःशुल्क गाइडेंस बैच, जिससे आप आज ही जुड़ सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। इसके लिए इस बैच को जैसे ही देखिए, उस पर जब आप एंटर करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा और वो कोड ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपको एंटर कर देना है, सीजीपीएससी प्री 2022। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल सीजीपीएससी प्री के लिए गाइडेंस नहीं है, चूंकि हम प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आपको गाइड करें तो सभी एग्जाम लगभग कवर हो जाते हैं। चाहे आप एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किसी भी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए आपको गाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए ग्रुप भी बना दिया जाएगा जिसमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो एकदम क्लियर। कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल ठीक। टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स, हाँ इसमें टेस्ट सीरीज भी जुड़ा है, ये बताना रह गया था मेरा। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 ये इसका कोड होगा। ये कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे इस बैच के अंदर आप आ जाएंगे, मतलब वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, हम आपको अप्रूव कर देंगे, आप उस बैच के अंदर जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ध्यान रखिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 एसआई भर्ती परीक्षा, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो और शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे इस संबंध में क्या फायदे हैं गाइडेंस बैच, तो आपको एक ब्रीफ मैंने जानकारी दे दी है। इसके संबंध में एक डेडिकेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें और संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, और आपको और कैसे इस बैच से जुड़ना है अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता दूंगा मोबाइल के माध्यम से, ठीक है। मतलब कैसे जुड़ेंगे आपको पूरा दिखा दूंगा मैं। वैसे तो आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहां पर बैचेस वाले सेक्शन आराम से नीचे दिख जाएगा, वहां पर ये सब करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है, क्लियर एकदम। और अब देखिए, इसमें मैंने बोला कि आपको निःशुल्क जो कंटेंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो दिए जाएंगे। अगर आप रेगुलर रहकर, मतलब आपको रेगुलर वीडियोस अगर चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं जो आपको क्रैश कोर्स जैसा मतलब आपको तैयारी करवाएगा, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, ठीक है। इसमें हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, बचे हुए एग्जाम के जो भी समय है उस समय में आपको सभी विषय की तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो जीएस सीजी का हो, इंडिया का हो और मैथ्स और रीजनिंग हो, ठीक है। तो उसमें बचे हुए 2-3 महीने के टारगेट हम मान के चल रहे हैं। उस अंतिम समय में जो बचे हुए एग्जाम के समय है उसमें आपको पूरी तरीके से वीडियो के माध्यम से रिवीजन करा दें, उसके लिए अलग से पेड बैच है। प्लस ये एक आपका क्रैश कोर्स तो है, मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज तो है, उसके अलावा अगले सेशन के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी की जरूरत होती है, मतलब अगले सेशन का पूरा कोर्स जो है, जिसको हम नाम दे रहे हैं समन्वित सीरीज 2003, संयुक्त समन्वित सीरीज 2003 ही माफ करो, 3.0, ठीक है, 3.0। तो ये आपका कंबाइन बैच है जिसमें आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा जो आगामी एग्जाम है उसके बचे समय के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पूरे सेशन के लिए भी आपको पूरी तरीके से नया सब आपको वीडियो मिलता जाएगा। इसमें ये 3 महीने का, ये आपका 12 महीने का, कुल मिला के वैलिडिटी इस कोर्स की होने वाली है 15 महीने की, ठीक है। 15 महीने की वैलिडिटी होगी मात्र 2,999 रुपए में, सभी विषय सीजीजीएस प्लस इंडियन जीएस प्लस मैथ्स रीजनिंग पूरी तरीके से। और अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो आपके चैनल पर, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल पर उपलब्ध है, आप डेमो देख सकते हैं किस डेप्थ में हम जाके पढ़ाते हैं। कोई भी लेक्चर ले लीजिए डेमो के तौर पे, ठीक है। और
अगर आप कोर्स के अंदर जाके देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक विषय के कितने कितने वीडियोस हैं। जैसे आप सीजी के अंदर जाएंगे तो आपको 100 से ज़्यादा वीडियो अभी ही दिख जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करवा दिए हैं। रिवीजन तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे। जैसे नेक्स्ट सेशन शुरू होता है इसके लिए जो आप ऑलरेडी परचेस कर चुके हो, इसके माध्यम से आपको लाइव मिलेगी सारी क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में दिख जाएगा ये कोर्स, जिसको आप इतने में परचेस कर सकते हो। एक और बात, 15 तारीख तक हमारे विभिन्न कोर्सेज पर इसको मिलाकर 30% का ऑफ दिया जा रहा है। 30% का ऑफ 15 नवंबर तक आपको 30% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। कूपन कोड वहीं मिल जाएगा, अप्लाई करेंगे इस पे डायरेक्ट 30% ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ये बैच जो है हमने 1 नवंबर से डिक्लेयर कर दिया है। आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार अपना रिवीजन करते जाएं, वीडियो ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है। ठीक है, एक और बात, जैसे कि हम गाइडेंस बैच की बात कर रहे हैं, इस गाइडेंस बैच में आपको वीकली टारगेट भी दिया जाएगा। वीकली टारगेट मतलब इस वीक आपको कितना पोर्शन कर लेना है किस विषय का। तो आप चाहे अपने सोर्स से कर लीजिए या हमारे द्वारा जैसे सोर्स उपलब्ध है उस सोर्स से कर लीजिए, हम आपको उस वीक का टारगेट देंगे। ठीक है, तो जिनको भी पेड बैच से जुड़ने का मतलब कंटेंट चाहिए, वीडियोस चाहिए, इस बैच से जुड़ सकते हैं। और गाइडेंस बैच तो सबके लिए निःशुल्क है। ठीक है, तो पूरी तरीके से इसमें मार्गदर्शन करेंगे आपका कि वीकली टारगेट देते हुए कि इस वीक आपको इस विषय का इतना पोर्शन कवर करना है। अपने सोर्स से करो आप या हमारे सोर्स से करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अलग से एक वीडियो और बता दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना इकोनॉमिक सर्वे का 3rd चैप्टर, राज्य आय। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो चलिए फ्रेंड्स, राज्य आय हर एक फैक्ट हम कवर करते चलेंगे। यहां से सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं सर GSDP, अग्रिम अनुमान जो भी रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है 2021-22। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है सर? 2021-22। तो 2021-22 के आंकड़े हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और GSDP का अग्रिम अनुमान मतलब कोई भी आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे 21-22 के, वो अनुमान ही होते हैं, अग्रिम अनुमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो 2021-22 की बात करें, उसमें GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य का GDP जिसको GSDP बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य। एकदम साधारण भाषा में क्या? राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जो गणना होती है उसको हम बोलते हैं GSDP। राज्य का बोला तो GSDP, केंद्र का बोला तो केवल GDP। ठीक है क्या? तो राज्य के भीतर जितनी भी सेवाएं वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनका अंतिम मूल्य जब हम कैलकुलेट करेंगे वो GSDP कहलाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर? आइए, स्थिर भाव पर हमको ज्यादा फोकस करना है। 2011-12 स्थिर भाव हम मानते हैं, मतलब आधार वर्ष मानते हैं, और उस वर्ष से कंपेयर करके जो वर्तमान के वर्ष में हम डेटा देख रहे हैं उसको बोलते हैं स्थिर भाव। ठीक है, तो इसके लिए देखो कितने लाख अनुमानित है ये GSDP का, तो ये आपको डेटा ध्यान रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,78,49,636 लाख रुपए अनुमानित है। लाख रुपए अनुमानित है, केवल 2,78 लाख नहीं है, 2,78,49,636 लाख रुपए। ये लाख चूड़ा, इसे भूले ना आप। ठीक है, केवल 2 करोड़ होगा तो बहुत कम है ना दोस्तों, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देख रहे हैं। क्लियर है? तो इतना ये डेटा ध्यान रखें। अगर हम 2020-21 की तुलना करें तो वृद्धि हुई है GSDP में 11.54% की, 11.54% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में GSDP में। क्लियर? अब देखो, ये जो है ये प्रचलित भाव पे है, जिसको मैं सजेस्ट नहीं करता करने के लिए, बस एक डेटा दिमाग में आग से देखकर रख लो जो आपको एग्जाम में कभी भूले भटके पूछ दे। वैसे तो कभी नहीं पूछा है प्रचलित भाव, जो भी पूछा है स्थिर भाव में पूछा है, बस ऐड कर दिए PDF में, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, जो भी इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर CG का हमारे द्वारा बताया जा रहा है उसके लिए आपको ये PDF निःशुल्क प्राप्त होंगे हमारे ही एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर ही लीजिए, क्योंकि कुछ बैच से भी नहीं जुड़ेंगे तो ये मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको इंस्टॉल कर लेने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ऐसा 3 डंडी होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपका फ्री स्टडी मटेरियल दिखाई देगा। उस स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो ये PDF आपको सारे वहीं मिलने वाले हैं। मैं जल्द से जल्द अपलोड करा दूंगा। करंट अफेयर का PDF ऑलरेडी अपलोड मैंने वहां पर करवा दिया है। क्लियर? चलो आओ, तो प्रचलित भाव से हम यहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल स्थिर भाव पे ध्यान रखें। आगे बात करते हैं राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के लिए। 2021-22 के लिए अब क्षेत्रवार मतलब सर एक होगा कृषि, एक होगा उद्योग, एक होगा सेवा क्षेत्र। 3 अलग अलग क्षेत्र की बात हम करते हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, कृषि, उद्योग, सेवा। क्लियर? अब देखो स्थिर भाव की बात कर रहे हैं, है ना? तो देखो ये वृद्धि दर बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं सर? वृद्धि दर प्रतिशत में। कब? आधार वर्ष से, मतलब 11-12 की तुलना में।
ठीक है, कब का? वर्तमान का, 21-22 का डेटा वही है। चलो, कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर इस वर्ष 3.88 रहा है, स्थिर भाव पर देख रहे हैं, ध्यान रखें, ये डेटा याद होना ही चाहिए। वैसे तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ, पूरा इतना बड़ा चैप्टर, उसमें हर डेटा पॉसिबल ही नहीं करना, इसमें हमको सेलेक्ट करना होता है, और सेलेक्ट मैं करके आया हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसके हिसाब से। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको डेटा करने, ठीक है। उद्योग की वृद्धि दर है 15.44%, जबकि सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो है 8.54%। ये सारे अनुमानित होते हैं, ये सारे जो आंकड़े होते हैं ये अनुमानित होते हैं, अग्रिम अनुमान जिसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कृषि का एक बार बोलिए 3.88 सर, सेवा का उद्योग का बोलिए 15.44, और आपका सेवा का 8.54, ठीक है, क्लियर है। 4454, 1518 और ये 3.88। सबसे कम किसका? कृषि का। सबसे ज्यादा किसका? उद्योग का। और सब बीच में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर है। क्लियर? बढ़ जाए आगे, आइए सारी बातें कवर करेंगे। अब देखो अगला क्या है। 21-22 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर स्थिर भाव 11-12 में कितना है? ठीक है, जैसे देखो हम केंद्र के जीडीपी की बात कर रहे हैं, भारत के जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो 9.2%। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो चैप्टर राज्य आया है उसमें भारत का भी दे दिया है, तो जो उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट होगा वो बात पढ़ेंगे। तो राज्य का बोलिए भारत का बोलिए कितना है? जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है सर? 9.2%, स्थिर भाव। ठीक है, आगे बढ़े, जिसमें देखो फिर से भारत के लिए भी कृषि, उद्योग, सेवा, तो ये इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, डेटा ध्यान रखें। जैसे छत्तीसगढ़ का आपने देखा 3.88, भारत का क्या है? 3.89%। याद है? इजी है याद करना। उद्योग का छत्तीसगढ़ में कितना था सर? 15.44। यहां पर आप देख रहे हैं 11.83। कंपेयर करके पढ़ो। राज्य में हमने सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर देखा 8.54, जबकि भारत में हम देख रहे हैं 8.24। देखो कितना इजी, मिलता जुलता, ये तो मिलता जुलता है, इसको बस थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और इसके अलग अलग क्षेत्रों में वृद्धि दर, आधार वर्ष की तुलना में, स्थिर भाव जिसको कहते हैं। एकदम क्लियर है? बढ़ जाए आगे, आइए देखें 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12, ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्थिर भाव बोले तो 2011-12 आधार वर्ष ही आएगा। सर्वाधिक योगदान किसका रहा? अब ये राज्य की बात है, ये भारत का हो गया, भारत का इतना पोर्शन हो गया। अब इसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के 2021-20 में जो हमारा जीएसडीपी है, जैसे जीएसडीपी 100%, मतलब इतना लाख रुपए है ना, वो 100% होगा प्रतिशत के हिसाब से। तो उसमें कितना प्रतिशत कृषि का, कितना उद्योग का, कितना सेवा का, ये देखते हैं। तो सर्वाधिक योगदान हमारे जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का रहा है। अभी मैं योगदान बोल रहा हूं, वृद्धि दर हो गया हमारा, अब योगदान बोल रहा हूं, वितरण, ठीक, कंट्रीब्यूशन। तो सर्वाधिक जो भागीदारी या कंट्रीब्यूशन या वितरण है उद्योग क्षेत्र का, कितना? अकेला 50.61%। ठीक है, 50.61% अनुमानित है उद्योग क्षेत्र की भागीदारी जीएसडीपी में, राज्य के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। कृषि का है 16.73% और सेवा क्षेत्र का है 32.66%। सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100%। क्लियर है क्या? तो किसमें कितना, किसका योगदान, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। उद्योग का सर्वाधिक, ठीक है, उसके बाद सेवा का, उसके बाद कृषि का 50.61% सबसे ज्यादा, और सबसे न्यूनतम कृषि का 16.73, सेवा का भी नहीं याद करना है, भूलना नहीं है, 32.66, ये योगदान है। क्लियर है? कंट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट 2021 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 में निम्नलिखित अन्य क्षेत्रों को देखो, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, ये हम मोटे मोटे 3 क्षेत्र मानते हैं। इसके अंतर्गत और क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कृषि के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हो गए, उद्योग के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हो गए, सेवा के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हो गए, तो इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उप क्षेत्र बोल सकते हैं। तो उसमें अब हम स्पेसिफाई करके पढ़ें तो ये है, ठीक है। जैसे देखो स्थिर भाव के हिसाब से बात कर रहे हैं, अब यहां पर ऐसा लैंग्वेज मिलता है। देखो हम जब प्रेजेंट आंकड़े की बात करें और स्थिर भाव की बात करें तो आधार वर्ष 2011-12 रहता है, लेकिन ये ऐसी शब्दावली हमको कंफ्यूज करती है। सर 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 क्या है? तो भैया आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। 2021-22 की बात की है स्थिर भाव के हिसाब से, तो आधार वर्ष के कंपैरिजन में ही होगा वो। ठीक है, बस ये बोल रहा है कि भैया इसमें अलग था, इसमें अलग था, ये पिछला वर्ष, ये अभी का वर्ष। ठीक है, देखो प्रतिशत वृद्धि जो है
सर्वाधिक। अब कृषि उद्योग सेवा का और स्पेसिफिक उसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे और क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। जैसे एक है रेलवे प्रक्षेत्र, रेलवे, ठीक है, रेलवे प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र बोला ना, कृषि उद्योग सेवा ये क्षेत्र हो गए, उसके अंतर्गत उप क्षेत्र या प्रक्षेत्र, ठीक है, क्लियर। तो रेलवे, और एक होगा स्टोरेज, स्टोरेज मतलब भंडारण, आपको पीडीएफ में भंडारण के तौर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक बोले तो रेलवे हमको रेलवे क्षेत्र में मिला है, प्रक्षेत्र में मिला है कितना, 29.14%, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा हूं। तो बोलो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि और स्पेसिफाई करो ये 3 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले और क्षेत्रों को, तो रेलवे का सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि देखने को मिला है कितना, 29.14, ठीक है। जबकि सबसे कम भंडारण प्रक्षेत्र का वृद्धि दर देखने को मिला है 1.33%, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो भागीदारी किसकी सर्वाधिक है, किसकी कब सबसे कम है, वो 3 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रक्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक है विनिर्माण का, विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों एक चीज समझना, एक होता है विनिर्माण, एक होता है निर्माण। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई उत्पाद अगर आप बना रहे हो तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्रोडक्शन, कोई उत्पाद बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। लेकिन निर्माण किसको बोलेंगे, निर्माण मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ये क्लियर कर लो, निर्माण मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे बिल्डिंग भवने बना रहे हैं हम, ठीक है, रियल एस्टेट, वो निर्माण के अंतर्गत आता है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट के साथ डेटा, कॉन्सेप्ट भी डेटा भी। आइए तो देखो, अगर हम भागीदारी मतलब वितरण मतलब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा भागीदार रही है विनिर्माण प्रक्षेत्र की, विनिर्माण प्रक्षेत्र की, ठीक है, 20.38% अकेला, ठीक है। जबकि न्यूनतम भागीदारी, ये भागीदारी किसमें देख रहे हैं सर, सर जीएसडीपी में, जीएसडीपी में, क्लियर है। जबकि न्यूनतम भागीदारी स्टोरेज मतलब भंडारण की रहने वाली है, कितना, 0.13। तो मतलब एक चीज ध्यान रखो, ये जो स्टोरेज है, भंडारण है, इसका प्रतिशत वृद्धि भी कम है सबसे, और इसका भंडारण भी सबसे कम है। जबकि प्रतिशत वृद्धि में सर्वाधिक रेलवे का है, लेकिन भागीदारी में सर्वाधिक विनिर्माण का है। क्लियर है इतना, ऐसे याद हो जाएगा। अब डेटा थोड़ा ध्यान में रख लो, वैसे तो डेटा कम पूछता है, आपको पूछ लेगा सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन या प्रतिशत वृद्धि किसकी है, न्यूनतम किसकी है, क्षेत्र पूछ देगा। और सेफ्टी के लिए आपको डेटा भी अगर याद होता है तो बिल्कुल करना चाहिए, मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि इसको करो, ठीक है। चलो स्थिर भाव पे है क्योंकि, आगे बात करते हैं। निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसको भी केवल स्थिर भाव के हिसाब से ही आपको बताएंगे, जो है 1,18,401 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जनरली पूछ देता है। और ये अगर वृद्धि दर की बात करें पिछले वर्ष की तुलना में तो ये रहा है 11.93%, ठीक है। तो आपके सकल राज्य प्रति व्यक्ति आय में 11.93% की इस वर्ष वृद्धि हुई है। और कितना है रुपए में अगर बात करें तो 1,18,401 रुपए, ठीक है। और भारत के अगर प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो वो है 1,50,326 रुपए। सारे अनुमानित ही है, ठीक है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय का डेफिनेशन लिखा है, प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर आपका निवल मतलब नेट, ठीक है, एनएसडीपी, ठीक है क्या, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी नहीं एनजीडीपी बोलेंगे, माफ करो, नेट जीडीपी, ठीक है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनजीडीपी, नेट, निवल मतलब नेट बटे प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय का डेफिनेशन और ये संबंधित आंकड़े। बढ़े आगे, आइए। अब जैसे कि मैंने बोला आपका कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रक्षेत्र आते हैं। तो बहुत सारे प्रक्षेत्रों को नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट प्रक्षेत्र है, उप क्षेत्र जिसको बोल रहा हूं, जो कृषि, सेवा या उद्योग के अंतर्गत ही आ रहे हैं, उसको अलग अलग करके क्लासिफाई कर रहा हूं कि इसमें उतार चढ़ाव, कब वृद्धि हुई, कब कमी हुई, कब सबसे न्यूनतम रही, कौन से वर्ष, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जो अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले फसलें। अब कृषि के अंदर क्या आता है सर, उद्योग के अंतर्गत क्या आता है, सेवा के अंतर्गत क्या आता है, ये मैं लास्ट स्लाइड में क्लियर करूंगा, अभी आप देखते चलो इंडिविजुअल। जैसे फसलें, फसल, क्रॉप्स, ठीक है। फसल प्रक्षेत्र या उप क्षेत्र की भागीदारी जो है जीएसडीपी में 10.09% रही है, क्लियर।
और ये एरो डाउन का मतलब ये दर्शा रहा है कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में अभी फसल की भागीदारी कम है। ठीक है, ये एरो क्या दिखा रहा है? पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस वर्ष जो भागीदारी रही है फसल की वो कम रही है। तो एरो डाउन मतलब पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कम, एरो अप मतलब पिछले वर्ष के कंपैरिजन में अभी ज्यादा। ठीक है, क्लियर। प्रवृत्ति, अब प्रवृत्ति कहां से देख रहे हैं? 2016-17 से डेटा उपलब्ध है हमारे पास इस पीडीएफ में, मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में। कहां तक? 2021-22 तक। तो अगर हम भागीदारी का वितरण, मतलब भागीदारी का हम एनालिसिस करें तो 2016-17 से 2021-22 में पहुंचने तक आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और एग्जैक्टली जिगजैग पाथ जो मिलेगा, मतलब एक वर्ष भागीदारी ज्यादा, एक वर्ष कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम। तो ये प्रवृत्ति रही है उतार चढ़ाव की, जिगजैग पाथ की। किसमें? फसल क्षेत्र में। ठीक है, एक बार भागीदारी ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम, ऐसा। क्लियर है क्या? तो ये प्रवृत्ति किसकी? भागीदारी की। ये प्रवृत्ति भागीदारी की है जो आपको 2016-17 से अभी तक देखने पर उतार चढ़ाव, एक वर्ष ज्यादा, एक वर्ष कम, एग्जैक्टली ऐसा देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि वृद्धि दर की बात करें फसल के लिए, वृद्धि दर की फसल की बात करें तो 3.95%। ठीक है, 3.9, सारा स्थिर भाव के हिसाब से भाई ध्यान रखें, स्थिर भाव लिखा हुआ उसमें। क्लियर है क्या? तो 3.95% वृद्धि दर देखने को मिली है फसल क्षेत्र में। ठीक, तो यहां पर क्या क्या कवर कर रहा हूं मैं? हर प्रक्षेत्र के बारे में, भागीदारी, उसकी प्रवृत्ति 2016-17 से अभी तक, और उसकी वृद्धि दर। ठीक है, और कब वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही है, ये सब कुछ बताने वाला हूं मैं, क्योंकि पूछता है। ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करते हैं दोस्तों। देखो, ऋणात्मक वृद्धि दर 2017-18 में देखने को मिला है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर 2017-18 में देखने को मिला है, मतलब स्टार मार्क मतलब ऋणात्मक कर दिया मैंने। ठीक है, और ऋणात्मक मतलब सबसे कम वृद्धि दर यही है, सबसे कम वृद्धि दर यही है। तो 2017-18 में फसल क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिला था, और सबसे कम मतलब ऋणात्मक में गया था। और वो ऋणात्मक वाला डेटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न ऐसा पूछता है कि सबसे कम या ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से वर्ष देखने को मिलती है। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछता है, वर्ष याद होना चाहिए 2017-18। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए, चलिए। अगला जो क्षेत्र है, प्रक्षेत्र या उपक्षेत्र पशुपालन का। पशुपालन क्षेत्र की भागीदारी जो है वो 1.63% रही, पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। ठीक है, भागीदारी जो है इसकी प्रवृत्ति रही है वृद्धि होने की। कब से कब तक? 2016-17 से 2019-20 तक इस पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली भागीदारी में, जबकि 2020-21 से, अगले वर्ष से अभी तक, मतलब 2 वर्षों के लिए कमी देखने को मिली। मतलब देखो प्रवृत्ति क्या है, 2016-17 से 2019-20 तक बढ़ा है ये भागीदारी, फिर अगले वर्ष से अभी तक कम हुआ है। तो पहले वृद्धि फिर कमी, एक चढ़ाव नहीं। उतार चढ़ाव किसको बोलते हैं? एक वर्ष बढ़ा फिर कम हो गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, इसको उतार चढ़ाव बोलते हैं। यहां पर ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि पहले वृद्धि फिर कमी, यहां से यहां तक वृद्धि फिर कमी, ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं। तो देखो 2016-17 से 2019-20 में वृद्धि हुई, फिर 20-21 से 21-22 तक कमी हुई। ये प्रवृत्ति रही है पशुपालन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पशुपालन की वृद्धि दर रही है स्थिर भाव के हिसाब से 2.27%। क्लियर? और ऋणात्मक वृद्धि दर हमको कौन से वर्ष देखने को मिली है पशुपालन में? 2020-21 में, जस्ट पिछले वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष। तो पिछले वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर पशुपालन की रही है। देखो दोस्तों, इसको कर लो, इतना आपसे इस चैप्टर से आया हुआ प्रश्न पूरा बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट, वन उद्योग। ठीक है, वन उद्योग की बात करें, वन उद्योग में भागीदारी 2.74%, हमको पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखने को मिली भागीदारी में। इसकी प्रवृत्ति रही निरंतर कमी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक में हमने उतार चढ़ाव देखा, एक में पहले वृद्धि फिर कमी देखी, एक में हमने निरंतर कमी देखी। तो वनोद्योग में निरंतर कमी देखने को मिल रही है कब? 2016-17 से 21-22 तक। ठीक है, लेकिन बीच में एक वर्ष ऐसा आया था जब वृद्धि हुई थी। ठीक है, केवल एक वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष वृद्धि देखने को मिली थी, बाकी इसमें निरंतर कमी देखने को मिल रही है। तो बात समझ में आई? 2016-17 से 2021-22 ओवरऑल अगर देखें, इस वर्ष से इस वर्ष, तो कमी देखने को मिली है, लेकिन केवल एक वर्ष जो है 20-21 में वृद्धि देखने को मिली है। तो इस ओवरऑल एक वर्ष को अगर हटा दे तो इसमें निरंतर कमी ही मानेंगे, पूछ लेगा प्रश्न ऐसा। क्लियर है? भागीदारी में वृद्धि दर रहा है वनोद्योग का 1.57% स्थिर भाव के हिसाब से, और ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से वर्ष रहा है? तो 2017-18। ठीक है, 2017-18 में आपका ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिला। ठीक है,
सबसे कम वृद्धि दर मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला है 17-18 में वन उद्योग के लिए। नेक्स्ट, मछली उद्योग की बात करें, मछली उद्योग का भागीदारी जीएसडीपी में रहा है 2.27%, पिछले वर्ष की तुलना में कम, क्योंकि डाउन एरो, अभी तक आपने एरो जो है वो डाउन ही देखा है, पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखने को मिल रही भागीदारी के तौर पे अभी तक जितने क्षेत्रों की बात की है। इसकी प्रवृत्ति रही है क्या, उतार चढ़ाव की, उतार चढ़ाव की, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, ऐसा रैंडम। ठीक है, तो 2016-17 से अभी तक की बात करें तो उतार चढ़ाव देखने को मिला। ठीक है, वृद्धि दर अगर बात करें तो इस क्षेत्र की वृद्धि दर रही है 7.68% और ऋणात्मक वृद्धि इसमें कभी नहीं देखने को मिला है, कभी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि कभी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि कभी कभी देखने को नहीं मिली, तो वो होगा मछली उद्योग। क्लियर है क्या? एक और बात ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है इस वर्ष। तो देखो, जैसे इसका देखा 7.68%, इसका आपने देखा 1.57%, इसका देखा आपने 2.27%, इसका आपने देखा 3.95%। तो अभी तक सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस क्षेत्र की मिली, मछली उद्योग की मिली। तो ऐसा भी प्रश्न, मतलब इससे कुछ भी पूछ देगा आपको, बस इतना कम से कम आपको करके जाना है, वो मैं करके लाया हूं। ठीक है, आगे बढ़े, खनन उत्खनन की बात कर लेते हैं, एक्सकवेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। भागीदारी अगर देखें तो इसकी भागीदारी रही है 10.36% इस वर्ष। ठीक है, और ये एरो अप मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ये ज्यादा है, पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों ये क्या है, ज्यादा है। इसकी प्रवृत्ति भी रही है उतार चढ़ाव। ठीक है सर, हमको फोकस किस पे करना है, हमको फोकस उस पे करना है जिसमें या तो वृद्धि हुई हो फिर कमी हो गई हो, या तो निरंतर वृद्धि हुई हो, सॉरी, या तो निरंतर कमी हुई हो, इस पे फोकस करना है। अगर इस क्षेत्र की वृद्धि दर की बात करूं तो देखो 17.23%। अभी तक जितने भी प्रक्षेत्र देखे, सर्वाधिक वृद्धि दर मछली के बाद, सॉरी मछली के पहले खनन उत्खनन में मिल गया हमको। ठीक, ऋणात्मक वृद्धि दर इस वर्ष में कब सर, 2019-20 में और 2020-21 में 2 वर्ष हमको ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। क्लियर है क्या? 2 वर्षों में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली हमको। क्लियर एकदम, बढ़े आगे। चल, अगला है विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण की भागीदारी 2.38% बंपर। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा। यहां पर अभी हमने देखा खनन उत्खनन का 10.36, इसका देखा 20.38। ठीक है, और ये अभी तक स्टार मार्क लगा, इसका ये मतलब है समझना, ये अभी तक सर्वाधिक रहा है भागीदारी के तौर पे। विनिर्माण का सर्वाधिक रिकॉर्ड इस वर्ष रहा है 20.38%। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में भी ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है क्या? प्रवृत्ति रही है उतार चढ़ाव की, कोई दिक्कत नहीं है सर। वृद्धि दर की बात करें 15.21%, लेकिन अभी भी वृद्धि दर में कौन सा प्रक्षेत्र सबसे आगे है, खनन उत्खनन। ठीक है, भागीदारी में सबसे कौन आगे है सर, ये विनिर्माण। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर अब देखने को मिला 2016-17 में, ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला 2016-17 में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, विद्युत एवं जल आपूर्ति। विद्युत एवं जल आपूर्ति, इसका वितरण जो है भागीदारी जीएसडीपी में 9.77%। अब देखो डेटा याद करने में थोड़ी तो तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम डेटा लाया हूं यार। वहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर का भी इतना माइनस में वृद्धि हुआ बता देता ना तो फिर दिक्कत होता। कम से कम इतना डेटा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रवृत्ति इसकी भी रही उतार चढ़ाव की। सर वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर है 9.01% की। ठीक है, और ऋणात्मक कब है, कौन से वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक कौन है, जस्ट पिछले वर्ष 2020-21 में इसकी ऋणात्मक वृद्धि दर रही। क्लियर? तो आपको हाईलाइट क्या करना है सर, भागीदारी तो करना ही है, प्रतिशत वृद्धि करना ही है। कब वृद्धि हुई फिर कमी हो गई, कब निरंतर कमी हुई, कब निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि वाला अभी तक कोई सा नहीं आया। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से वर्ष रही, किस प्रक्षेत्र की, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है? तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। अगला है निर्माण, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण। ठीक है, इसकी भागीदारी जीएसडीपी में रही है 10.11% और एरो अप मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ये भागीदारी इस वर्ष ज्यादा है। इसकी प्रवृत्ति रही है उतार चढ़ाव की। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको वो हाईलाइट करना नहीं है, उतार चढ़ाव तो याद रहेंगे, हमको केवल उस प्रक्षेत्र को पकड़ना है जिसमें वृद्धि हो रही थी फिर कमी हो गई है ना, बार बार बोल रहा हूँ वही चीज। सर इसकी वृद्धि दर देखो कितनी है, 20.94%। क्या बात है, ये तो अब सबसे ज्यादा हो गया। निम्नलिखित प्रक्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिली है हमको निर्माण में, देखो 20.94%, बंपर स्टार मार्क लगा है। ठीक, ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से वर्ष, पिछले वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला। तो पिछले वर्ष देखो ऋणात्मक था, तो इस वर्ष अगर थोड़ा भी बढ़ा होगा तो वो ज्यादा प्रतिशत दे दिया, प्रतिशत है क्योंकि
समझ रहे हो बात को? तो पिछले वर्ष हमको ऋणात्मक वृद्धि दर, जबकि इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिला। किसका? निर्माण क्षेत्र का, 20.94%। क्लियर है क्या? ठीक है। अगला है वित्तीय सेवा, फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा। क्लियर? इसके लिए भागीदारी जीएसडीपी में 3.40%, डाउन एरो मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कम है। प्रवृत्ति है इसके उतार चढ़ाव की, और अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 3.78%, और ऋणात्मक रही है 2016-17 में। तो आपको क्या कर लेना, एक और काम देखो, 2016-17 वाले अगर एक से अधिक प्रक्षेत्र है तो उसको लिख लो कि 2016-17 में इस प्रक्षेत्र का ऋणात्मक वृद्धि दर रहा है, तो ऐसा क्लासिफाई कर लो आप, क्या दिक्कत है, ऐसा क्लासिफाई कर लो। ठीक है। अगला है परिवहन और संचार, परिवहन संचार, भागीदारी जीएसडीपी में 4.7%, डाउन एरो पिछले वर्ष की तुलना में कम। प्रवृत्ति, अब ये प्रवृत्ति देखो सर, 2016-17 से 19-20 तक वृद्धि, फिर 2020-21 से 21-22 कमी। ऐसा किसके लिए हुआ था? पशुपालन के लिए देखा था, ऐसे ही हुआ था। ठीक है, एक बार आपको दिखा देते चलो पलट के, क्या दिक्कत है। ऐसा ही हमने सेम प्रवृत्ति जो है किसके लिए देखा था दोस्तों? हमने देखा था पशुपालन के लिए। लो, 16-17 से 19-20 वृद्धि, फिर आपका 20-21 से 21-22 कमी हो गया था। सेम प्रवृत्ति पशुपालन का, ठीक है, हमको देखने को मिला था फ्रेंड्स। क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, तो वही परिवहन संचार का सेम ऐसे ही है। वृद्धि दर 8.84%, और ऋणात्मक वृद्धि दर रहा है 2016-17 में और 2020-21 में। सबसे कम रहा है 2020-21 में, मतलब उसमें स्टार मार्क लगा है, मतलब देखो ऋणात्मक वृद्धि दर है, कोई ज्यादा ऋणात्मक होगा, कोई कम ऋणात्मक होगा। जो ज्यादा ऋणात्मक है वो सबसे कम होगा, तो ज्यादा ऋणात्मक 2020-21 में है, तो उसमें स्टार लगाया, मतलब सबसे न्यूनतम 2020-21 में रहा परिवहन का वृद्धि दर। ठीक है, आगे बात करें लोक प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी जीएसडीपी में योगदान होता है 4.44%, ये पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा भागीदारी। प्रवृत्ति है उतार चढ़ाव की, जिग जैग जहां पर है वो जिग जैग देख लेना, मतलब एक वर्ष कम एक वर्ष ज्यादा, एक वर्ष कम एक वर्ष ज्यादा, एग्जैक्टली, तो वहां पर जिग जैग का साइन बना हुआ है। ठीक है, ये 2016-17 से 2021-22 की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली है ना, डेटा वहीं से उपलब्ध है। वृद्धि दर की बात करें तो 9.74%, और ऋणात्मक वृद्धि दर हमको कभी देखने को नहीं मिला है। तो कभी ऋणात्मक दर नहीं देखने वाला जो है वो प्रक्षेत्रों का आप लिख लेंगे। एक हो गया लोक प्रशासन, एक आपने देखा मछली, देख लो, जिसमें ऋणात्मक दर कभी देखने को नहीं मिला था। फिर से पलट देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, आपको ऐसा याद करा रहे हैं ना, है कि नहीं? ठीक है, लोक प्रशासन और मछली में, मछली प्रक्षेत्र में कभी भी आपको ऋणात्मक वृद्धि देखने को नहीं मिली है, ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को नहीं मिली है। क्लियर? अगला और अंतिम, अच्छा सॉरी, अब ये हो गए पूरे क्षेत्र, देखो मोटे मोटे क्षेत्र हो गए, उसमें एकदम से आपको भंडारण, रेलवे हर किसी का नहीं करना है। रेलवे भंडारण के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसका सर्वाधिक है किसका सबसे कम है। ठीक है, वो ऑलरेडी बता दिया, तो वो और ऐड कर लेना आप। अब देखो आपको जो क्षेत्र होते हैं ना, एक होता है कृषि क्षेत्र, एक होता है कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत पशुपालन आ गया, मत्स्य उद्योग आ गया, मत्स्य प्रक्षेत्र आ गया, मतलब मछली आ गया, आपका वन उद्योग आ गया, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक हो गया उद्योग, ठीक है, और एक हो गया आपका सेवा। लेकिन वहीं जब हम प्राथमिक उद्योग की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र टर्शरी सेक्टर, इसकी बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस क्या है? देखो, कृषि के अंतर्गत आएगा फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन। ठीक है, ये कृषि है। लेकिन वहीं मैं प्राथमिक बोलूं तो प्राथमिक का ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र ही होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र ही होता है। केवल प्राथमिक क्षेत्र में आपको खनन उत्खनन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन एक्स्ट्रा ऐड कर देना जो कृषि में नहीं होता। तो कृषि उद्योग प्लस खनन उत्खनन इज इक्वल टू प्राथमिक क्षेत्र। समझना इस बात को, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रक्षेत्र प्लस खनन उत्खनन इज इक्वल टू प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा डेफिनेशन प्राथमिक क्षेत्र का? ऐसे क्षेत्र जिसके लिए जो चीजें हमको नेचर से प्राप्त होती है, ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे फसल प्रकृति से प्राप्त हो रही है, उसके अंदर पशुपालन आ जाएगा, उसके अंदर मत्स्य पालन आ जाएगा, सब आ जाएगा, वन उद्योग आ जाएगा, मतलब वन आ जाएगा। ठीक है, तो खनन उत्खनन मतलब जो भी मिनरल्स, धातुएं, ये सब हमको मिल रहे हैं, खनिज जो मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं? प्रकृति से। तो प्रकृति से मिलने वाली चीजों को रख देते हैं प्राथमिक क्षेत्रों में। क्लियर?
प्राथमिक क्षेत्र से मिले हुए जो वस्तुएं हैं, प्रकृति से मिले जो वस्तुएं हैं, उसका उपयोग करके जो हम कोई उत्पाद बनाते हैं उसको रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो उद्योग से निर्माण विनिर्माण दोनों उद्योग के अंतर्गत आएगा। उसमें से खनन उत्खनन हटा दो, उद्योग क्षेत्र में से खनन उत्खनन हटा दो, क्योंकि वो किसमें चला गया, कृषि में, तब वो बना प्राथमिक। तो उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन हटा दो तो आपका वो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखो प्राथमिक क्षेत्र फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग प्लस खनन उत्खनन। ठीक है, ये प्राथमिक कहलाएगा। ठीक, द्वितीयक विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति और निर्माण। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र। अगर मैं स्पेसिफिकली कृषि की बात करूं तो फसलें, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, इसमें खनन उत्खनन नहीं आएगा। कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में खनन उत्खनन नहीं आएगा। तो प्राथमिक और कृषि और द्वितीयक और उद्योग में यही अंतर है। और उद्योग में खनन उत्खनन भी आ गया, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति, निर्माण। एकदम क्लियर। तो ये बहुत काम की चीज है जिसमें डाउट आता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये था तीसरा चैप्टर, राज्य आय। जितना आपको बताया उतना कम से कम आपको करना है। तो ये काम मैंने आसान करके दे दिया है, इसको जरूर करिएगा कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा जो होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, थैंक यू सो मच।